कोकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें और परंपराएं कैसी थी। पहले कोकणी लोग मिट्टी, लकड़ी, पत्थर की चीजें रसोई घर में इस्तेमाल करते थे। न से तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता है। पहले का कोकणी जीवन इतना ही कष्टमय था। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें सुंदर और शूर थी कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उस नाई को पता चली खबर पूरे गांव को पता चलती है। दोस्तों, आपने हमारी गणपतिपुरे सीरीज़ देखी या नहीं देखी? अगर नहीं देखी होगी ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगा। मुंबई से लेकर यहाँ तक की जर्नी और भक्त निवास की सारी जानकारी ये हमने गणपतिपुरे की सीरीज़ में हमने आपको दी है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। अभी है हम लोग भक्त निवास में और यहाँ पे पास में ही मैजिक गार्डन है और प्राचीन कोकन है। और प्राचीन कोकन में जो कोकन हमारा कोकन है वो पहले कैसे था, क्या था, पहले के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, वो सारी जानकारी प्राचीन कोकन में दी गई है। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं जाना मत। हम लोग सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये कुछ अलग है। और ये जो प्राचीन कोकन और मैजिक गार्डन है भक्त निवास से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है और गणपतिपुरे से 10 मिनट की दूरी पे है, तो ये नज़दीकी है। तो अगर आप गणपतिपुरे आ रहे हो तो प्राचीन कोकन और मैजिक गार्डन भी ज़रूर जाना क्योंकि बहुत मस्त है और बहुत इन्जॉयमेंट करने के लिए आपको वो बहुत सही है। चलो अभी डायरेक्ट मिलते हैं प्राचीन कोकन। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी प्राचीन कोकन। यहाँ पे प्राचीन कोकन इसलिए नाम दिया गया है कि पहले कोकन में लोग कैसे काम करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनका खाना पीने का स्टाइल कैसा था, सारी जानकारी इस प्राचीन कोकन में दी गई है। तो यही हम लोग अभी जाके अंदर देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अभी अंदर इसका टिकट कितना है और क्या है। चलो ₹50 तिकीट आहे प्रत्येकी। मोबाईलने किंवा कॅमेराने फोटो काढणार असाल तर ₹20 चार्ज आहे एक्स्ट्रा। सोबत गाईड असेल आमचा, गाईड फ्री असतो आणि कंपल्सरी असतो। फक्त ग्रुप जॉईन करून एक गाईड घेऊन जातो आतमध्ये। ओके, ठीक। आता आम्ही आतमध्ये गेल्याच्यानंतर थांबावं लागेल का आम्हाला? म्हणजे ते ग्रुप रेडी होईल है ना? चालेल चालेल, थँक्यू। आतमध्ये रेस्टॉरंट आहे, तिथे अशी कोकण स्पेशल डिश मिळते, मोदक, थालीपीठ, सोलकढी आणि अशी झुणका भाकर आहे, तवा पुलाव आहे, दाल खिचडी आहे। जर काही खाणार असाल तर इथे ऑर्डर घेतो आम्ही, म्हणजे म्युझियम फिरत जाईपर्यंत तुमची ऑर्डर रेस्टॉरंटमध्ये तयार असते। दोस्तों, अंदर के जो चार्जेस है वो चार्जेस है ₹50 पर पर्सन। और अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आपको ₹20 एक्स्ट्रा देने होंगे। उसके बाद फिर आप ₹50 का टिकट लेने के बाद आपको अंदर एक ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में एक गाइड दिया जाएगा जो आपको इस प्राचीन कोकन की सारी जानकारी देगा। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे फिर ग्रुप बनेगा, फिर उसके बाद अंदर वो गाइड हमें पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्राचीन कोकन की दे देंगे। तो चलो अभी जाते हैं अंदर। ये हमारा अभी ग्रुप बन चुका है, एक ये सारा हमारा ग्रुप बन चुका है। अभी इस ग्रुप में एक गाइड रहेगा, वो हमें सारी जानकारी इस प्राचीन कोकन की देते रहेंगे। नमस्कार, मैं श्रावणी प्राचीन कोकन में आपका स्वागत करती हूँ और एक गांव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। उसकी पूजा अर्चा करने से उस व्यक्ति को धन, सुख, राहत प्राप्त होती है। हर एक जन्म नक्षत्र के अनुसार बाहर हमने बोर्ड लगाया है। आप अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार ये बोर्ड आते समय देख सकते हैं। ये जो पत्थर से बांध बंधा है उसे कोकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बंधा गया तब यह पीपल का पेड़ लगाया गया है, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। 500 साल पहले कोकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदतें और परंपराएं कैसी थी, ये देखने के लिए आपको अंदर आना है। आते समय थोड़ा झुक कर आइए, जाते समय फोटो निकाले क्योंकि आते समय रास्ता अलग होगा।
ये काफ़ी पुरानी गुफा है जो अभी तक यहाँ पे है। ये कोकम का पेड़ है, इसके फल से जूस निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल कोकम शरबत और कोकम आगल के लिए किया जाता है। इसके छिलके से कोकम यानी आमसूल तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल फटी एड़ियों को लगाने के लिए भी किया जाता है। यह अजगर स्टैचू दिखाया है। ये भगवान परशुराम है। हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि दान की। दान की कौन सी भी चीज हम खुद के लिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उनको रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हजारों साल पहले समुंदर था। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और इसे 40 या 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोकण कहते हैं और उस भूमि को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। ये सारा कोकण पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच सकती, इतनी घनी झाड़ियां यहाँ पाई जाती है। 200-250 प्रकार की जड़ी बूटियां, सैकड़ों प्रकार की मछलियां के जाते और कछुए मगर यहाँ पाए जाते हैं। कोकण में लाल रंग का जांबा नाम का जो पत्थर मिलता है, इसका ये जो पक्का रास्ता आप देख रहे, उसी कोकणी भाषा में पगडंडी कहते हैं। यह पगडंडी 400 साल पुरानी है। पहले गणेश जी के मंदिर तक थी, आधुनिकता नष्ट हो गई। आज सिर्फ हमारे प्राचीन कोकण में पाई जाती है। पहले से पगडंडियां ग्राम देवता के मंदिर में जाने के लिए बंदी जाती थी। आज हम भी इस पगडंडी से प्राचीन कोकण की ग्राम देवता वाघजाई उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव नियंत्रित करती थी। गांव में किसी दो व्यक्ति में झगड़े हुए तो गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता ये है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर भगवान का दर्शन देते हैं। हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब सन शिमगा यानी होली का त्योहार मनाया जाता है, तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर गांव के हर एक घर में ले जाया जाता है। यानी कि कोकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक का है कि हमारे एक दूसरे के पास आना जाना रहता है। इस देवी का नाम वाघजाई है। यह हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते हैं वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहले कोकण का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था और हमारे भावों विश्व में उसे भगवान का स्थान है। हम कोकणी लोग वर्ड, पीपल, सांप इनकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए हमारे देवी का नाम भी प्रकृति से संबंधित ऐसा वाघजाई रखा है। ये नाभिक है। पहले कोकण में बाटा सिस्टम थी, यानी कि सुतार, लोहार, कासार, ये लोग घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। इसके बदले में उन्हें पैसे नहीं लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाइक को गांव के हर एक घर में जाकर एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के 4 पैली यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतने कम विधा की पर ये लोग समाज की सेवा करते थे। हमारे नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती है और उस नाई को पता चली खबर पूरे गांव को पता चलती है। ये मुखिया है, राजा के गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ में पहला मुखिया का सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना, टैक्स कलेक्ट करना, ये काम मुखिया करते थे। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें सुंदर और शूर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर की दरवाजे की चौखट उनके लिए मर्यादा थी। ये मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो हमारा परंपरागत चलता है यह खेल चौपट खेल रहे हैं। ये खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच द्यूत नाम से खेला गया था। हस्ती दंती फांस से लेकर ये खेल खेला जाता है। खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 1 से 2 रात तक चलता था। इतना ही मजे का खेल है। यह है रसोई घर, यह है भगवान का घर। मुखिया के पीछे है, उसे माझघर कहा जाता है, यानी कि पहले का बेडरूम। छप्पर की रचना
अंदर से देखिए, ऊपर छोटा छप्पर है, बीच में गैप, नीचे बड़ा छप्पर है। पहले कोकण में बहुत गर्मी थी, इस गैप में से गर्मी हवा बाहर आती थी, बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती थी, इससे अंदर का वातावरण हमेशा के लिए ठंडा रहता था। घर के सामने बड़ा आंगन है, आंगन में तुलसी वृंदावन है, यहाँ कुछ सरोते दिखाए सुपारी काटने के लिए होते हैं। ये जो चूल्हा है उसे कोंकणी भाषा में तिरसा कहा जाता है। यह हमेशा के लिए जलता रखा जाता था, क्योंकि पहले लाइटर और माचिस नहीं थी। जब किसान की बीवी को खाना बनाना हो तो इसमें से 2 शोले लेकर रसोई घर के चूल्हा जला देती थी। जब ये चूल्हा पूछ गया तो घर में तो चकमक के पत्थर रहते थे, वो एक दूसरे पर घिसटकर आग जलाई जाती थी। ये किसान की बीवी है, वो किसान की लड़की है। ये उसल है, पहला इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता था। ये खोइनी है, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। वहाँ कोकण का त्योहार गौरी गणेश जी दिखाए हैं। तो माड़ी निकालने वाला मटका है। हमारे कोकण में नारियल के पेड़ बहुत आते हैं। उसे नारियल आने से पहले कोई आती है, उसे आधा काटा जाता है। उस कोई को गुड़हन के पत्ते रगड़कर लगाए जाते हैं और वो पत्ते कोई में से माड़ी खींच लेते हैं और वो बूंद बूंद निकलने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। काल के अनुसार 12 बलूतेदार नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकलने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। ये बनिया है चौल राजापुर दाभोल। इन कोकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इन बंदरों से इस समय भारत के व्यापारियों ने पूरे जग से व्यापार किया। इन बंदरों से निर्यात होने वाली चीजें में से हस्त कौशल्य की चीजें, हस्ती दंती चीजें, शंख, शिंपले, मोती इत्यादि चीजों की निर्यात ये बनिया करते थे। इसके बदले में से संपूर्ण जग भर से भारत में सोना आता था। मतलब हमारे देश ने जो सुवर्ण अनुभव लिया है उसके प्रवेश द्वार कोकण की पोर्ट ही थे। यहाँ सफेरा दिखाया है सांप का खेल करने वाला। किसान अपने बगीचे में जाकर नारियल लेकर आता था और तेली उसके सामने नारियल का तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, उसे खून कहा जाता है या सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी है उसे लाट कहा जाता है। यह आड़ी लकड़ी, इस खड़ी लकड़ी को इस तरह बांधी जाती है कि सीधी खड़ी हो जाती है। यहाँ कोलू को बैल बांधा जाता है। इस आड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली कूदिया बैठता है। ये सब वजन लेकर बैल गोल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता है। लाट का वजन नारियल पर पड़ता है। इसी तरह नारियल पीसकर तेल निकाला जाता है। ये तेल बाहर निकालने के लिए कोलू का बैल छोड़ना पड़ता है। कोलू बाजू करना पड़ता है। आड़ी लकड़ी छोड़नी पड़ती है। अंदर का तेल निकाला जाता है। फिर से नया तेल निकालने के लिए यहाँ नया नारियल डाला जाता है। यानी कि तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता है। पहले का कोकणी जीवन इतना ही कष्टमय था। ये सूप है, ये फूलों की टोकरी है, ये रोली है। इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है और धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवारी लड़की इस रोली में दिया रखकर खड़ी हो जाती है। ये दिया शुभ कार्य होने से पहले बुझ गया तो अशुभ माना जाता है। अभी भी किसी की भी शादी बम्बई में हो तो बम्बई में सभी चीजें मिलती है, लेकिन रोली के लिए उसे गाँव आना पड़ता है। कोकण में आकर मछली की करी, उबले मोदक और भाजनी के वड़े न खाएंगे तो कोकण की सफर अधूरी रहेगी। पहले कोकणी लोग मिट्टी, लकड़ी, पत्थर की चीजें रसोई घर में इस्तेमाल करते थे। ये जो जातनी जैसा दिख रहा है उसे घिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पीसते हैं, घिरट में अनाज के छिलके अलग किए जाते हैं। ये मोदक पात्र यानी कि पहले को कोकणी कुकर, यहाँ पानी डाला जाता है। ये ढक्कन लगाकर मोदक पात्र चूल्हे पर रखा जाता है। इसके अंदर के मोदक स्टीम होते हैं। ये पुरानी यंत्र है, यहाँ दाल डाली जाती है। ये 2 रोल गोल घुमाने के बाद नीचे से पूरन गिरता है, बाद में उसकी मिट्टी रोटी तैयार की जाती है। वो चाय रखने के लिए कितली है, ये टिफिन बॉक्स है, नीचे 3 खाने के डिब्बे, ऊपर पानी रखने के लिए लोटा है, बाजू में 2 चम्मच है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर मार्लेश्वर नाम का भगवान शंकर जी का मंदिर है। वहाँ एक पहाड़ी पर एक गुफा है, उस गुफा में एक शिवलिंग है और वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ अभी भी जीवित सांप पाए जाते हैं। ये भगवान पहले गांव में रहते थे। उन गांव में लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले दिन उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर चर्मकार का मकान था। ये चर्मकार गरीब था परंतु श्रद्धालु और नीतिवान था।
भगवान शंकर जी ने किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं मानते हुए उसे मशाल दिखाने के लिए विनंती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर उसे मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले और अब जहाँ मार्लेश्वर है वहाँ जाकर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और उसे दर्शन दिया और कहा मैं इस गुफा में ही रहूंगा। इस घटना को 500 साल हो गए, परंतु हर संक्रांत को भगवान शंकर जी की पालकी मूल गांव से निकलती है। उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का वंशज है वही करते हैं। ये धनगर है। धनगारी शब्द का मराठी अर्थ है जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो। ये धनगर लोग इतने दुर्गम पहाड़ों पर रहते थे कि इनका पहला बस स्टॉप भी 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर था। ये लोग जब गांव में आते थे तब इनके पैरों में खाल से बनाए जूते, कंधे पर कंबल और हाथ में घुंघरू की लाठी होती थी और इनके पास 100-125 गाय और 5-25 भैंसें थी। एक गाय भैंस को बेचना चाहो तो इनकी कीमत कई हजारों में जाती थी और इन सबको बेचना चाहो तो इनकी कीमत कई लाखों में जाती थी। इतना ये धनवान आदमी था। कोकणी लोगों की रहन सीधी होने के कारण उनकी भी रहन सीधी थी। ये बकरी का मकान है। जंगली जानवरों से बचने के लिए ये ऐसा ऊपर बांधा गया है। इसके अंदर गैप होने के कारण उन्होंने किया हुआ मैला नीचे से गिरता है। छप्पर की रचना ऐसी है कि कितनी भी बारिश हो तो बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता। पट्टी है। कत्था बनाने के लिए इस पेड़ को पूरा काटा जाता है। इसके अंदर जो लाल रंग वाला हिस्सा होता है उसे छोटे छोटे पीस करके पहले 4 मटकों में पानी के साथ उबाला जाता है। पहले 4 मटकों में उबालने के बाद 5वें मटके में विशेष घंटों में उबाला जाता है। बाद में छाया में सुखाया जाता है। सर्वसाधारण 3-4 महीने लगते हैं कत्था बनाने के लिए। दोस्तों हम लोग ने प्राचीन कोकण पूरा देख लिया है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया और सारी जानकारी यहाँ की दी कि पहले कैसे था प्राचीन कोकण, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कमाते थे, कैसे उनका इनकम सोर्स था और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने हमें दी। और 50 रुपीज़ सिर्फ चार्जेस है, तो 50 रुपीज़ में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतना अच्छा नज़ारा, वो भी नेचुरल वे में, तो मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आपको भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।